आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और यादगार दिन था। हर लड़की अपने भविष्य के लिए ऐसे ही सपनों की दुनिया बसाती है। दूसरे लोगों की तरह मैं भी बहुत खुश थी और इसी खुशी में मेरी शादी की सारी रस्में पूरी हो गईं। मेरा नाम सोनाली था और मेरी आंखों में आने वाले कल के लिए बेशुमार सपने थे। मगर मुझे एक बहुत गहरा सदमा तब लगा जब मेरे पति, जिनका नाम कमल था, मुझे शादी के तुरंत बाद हमारे घर ले जाने के बजाय एक बड़े से अस्पताल में ले आए। वह मुझे अस्पताल के पिछले हिस्से में मौजूद एक कमरे में लेकर गए और कहने लगे, सोनाली, अब से हम इसी जगह रहेंगे। मैं इस अप्रत्याशित सूरत-हाल पर हैरान रह गई। मेरी बेयकीनी निगाहें उनका चेहरा देख रही थीं। मैंने दिल में उठने वाले सवालों के साथ पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? इस समय तो हमें अपने घर जाना चाहिए था ना? कमल मेरे सवालों का जवाब देने ही वाले थे कि उनका मोबाइल फोन बजने लगा। वह फोन लेकर एक तरफ हो गए। मैं, जिज्ञासा और डर से मगलूब, उनके पीछे धीरे धीरे चली आई। जो शब्द मेरे कानों में पड़े, उन्हें सुनकर मेरी पूरी दुनिया कांप उठी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए और दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। कमल किसी से कह रहे थे, मैं इसे यहाँ ले आया हूँ और प्रशासन से बात करके पिछले हिस्से का कमरा भी ले लिया है। यहाँ कोई नहीं आएगा। इस तरह हम किसी की नजरों में आए बिना अपना काम आसानी से कर लेंगे। तुम बताओ, तुमने सारे इंतजाम पूरे कर लिए हैं ना? उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे ठंडे पसीने आने लगे और पूरा शरीर कांपने लगा। इतनी देर में कमल ने फोन बंद किया और मुड़े। मुझे देखते ही वह तुरंत घबरा गए और अपने माथे से पसीना पोंछते हुए मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनके इस तरह पूछने पर मैं तुरंत होश में आई और खुद को शांत करते हुए एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, कुछ नहीं, बस आपके पीछे चली आई थी। मेरा जवाब सुनकर वह मेरे चेहरे को गौर से देखने लगे। शायद यह यकीन करना चाहते थे कि मैंने कुछ सुना तो नहीं। मगर मेरे चेहरे के शांत भाव देखकर वह भी शांत हो गए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस कमरे में ले आए। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। कमरा देखकर मुझे एक और गहरा सदमा लगा, क्योंकि वह बिल्कुल एक मरीज के वार्ड जैसा था। मगर मैंने फिर भी खुद पर काबू पाया और खामोशी से अपने पति के साथ खड़ी रही। उन्होंने मुझे पकड़कर एक बिस्तर पर बैठाया और एक ट्रे में से खाना निकालकर मुझे खिलाने लगे। मैं खामोशी से खाना खा रही थी, मगर मेरे मन में बेशुमार आशंकाएं घूम रही थीं। मुझे अभी भी उनकी फोन पर की गई बातें याद आ रही थीं। मगर मैंने कुछ भी पूछने के बजाय खामोशी इख्तियार की, क्योंकि मैं उनके अगले कदम का इंतजार कर रही थी। खाना खिलाने के बाद वह धीरे से उठकर बाहर चले गए। मैं बिस्तर पर वैसे ही बैठी उनका इंतजार करती रही। करीब 15 मिनट के बाद जब वह दोबारा कमरे में दाखिल हुए तो उनके हाथ में एक डिब्बा था। वह डिब्बा लेकर वह मेरे करीब बैठ गए और मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर गहरी मुस्कुराहट के साथ कहने लगे, सोनाली, तुम मुझे वह चीज देने जा रही हो जिसकी मैं पिछले कई सालों से तमन्ना कर रहा था। मेरे पति का लहजा इस कदर जुनून भरा था कि मुझे तुरंत उनसे डर लगने लगा। उनकी आंखों की चमक मुझे डरा रही थी। मैं अभी उनके शब्दों और लहजे पर ही गौर कर रही थी कि अचानक उन्होंने उस डिब्बे से एक सिरिंज निकाली और तेजी से मेरे बाजू पर लगा दी। सिरिंज लगते ही मेरा सर चकराने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे कुछ भी कहने से पहले ही मैं बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई। अगले दिन करीब 10 बजे मेरी आंख खुली। आंख खुलते ही मेरे मुंह से एक कराह निकली, क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द से फटा जा रहा था। मेरा पूरा शरीर बेजान और टूटा हुआ महसूस हो रहा था। कुछ देर यूं ही छत को घूरने के बाद मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की कि मेरी नजर अपने शरीर पर पड़ी तो मेरी रूह ही निकल गई। जो लिबास मैंने रात को पहना था वह अब मेरे शरीर पर नहीं था, बल्कि एक साधारण सा सूट पहना हुआ था। यह देखते ही मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। तरह तरह की गलत सोचें मेरे दिमाग में आने लगीं। मुझे एहसास होने लगा कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैं घबराकर जल्दी से चारों तरफ देखने लगी। मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ ढाई, मगर मेरे पति कहीं नजर नहीं आए। मगर मेरी नजर फर्श साफ करती एक औरत पर पड़ी। उस औरत का नाम राधा था। मैंने हैरानी से उसे देखा, क्योंकि रात को तो यहाँ सिर्फ मैं और मेरे पति थे। राधा भी मुझे इसी तरह देख रही थी जैसे मैं कोई अजीब और गरीब मखलूक हूँ। उसकी नजरें मुझे बहुत शकी लग रही थीं, मगर मैंने फिर भी उससे मुखातिब होकर पूछा, मेरे कपड़े किसने बदले हैं? मेरे पति कहाँ हैं? राधा ने मेरे सवाल सुनकर कहा, मुझे आपसे बात करने से मना किया गया है, इसलिए मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। यह कहकर वह अपना काम अधूरा छोड़कर कमरे से बाहर चली गई। मैं हैरानी में डूबी बस उसका चेहरा देखती रही। मैं एकदम से परेशान हो गई थी कि आखिर मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। वह कैसा इंजेक्शन था जो मेरे पति ने मुझे लगाया था, और वह कहाँ गायब हो गए हैं? एक ही दिन में इतनी अजीब हरकतें देखकर मुझे अजीब सा डर लगने लगा था। बेसाख्ता मुझे ख्याल आया कि कहीं मेरा पति मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे।
इन सारी सोचों से मेरा दिमाग फटा जा रहा था और मैं बिल्कुल निढाल होकर दोबारा बिस्तर पर गिर गई। अभी मुझे सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे कि वही राधा हाथ में खाने की प्लेट लेकर अंदर आई और उसके पीछे मेरी माँ लक्ष्मी भी अंदर दाखिल हो गईं। अपनी माँ को देखकर मैं खुशी से उछल पड़ी। मैं जल्दी से अपना शरीर घसीटते हुए उठकर बैठ गई। राधा प्लेट साइड टेबल पर रखकर चली गई, जबकि मेरी माँ धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर रोने लगी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने तो अभी उन्हें कल से लेकर अब तक होने वाले वाकयात के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो फिर वह क्यों रो रही थी? मैंने अपनी माँ का चेहरा अपने हाथों में थामा और उनसे पूछा, माँ, क्या हुआ है? मेरा सवाल सुनते ही माँ एकदम घबरा गईं। जल्दी से अपने आंसू साफ किए और कहने लगीं, कुछ नहीं बेटी, बस तुझे रुखसत करके बहुत उदास हो गई थी, इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तुझे देखते ही अपने दिल पर काबू न रख सकी और बेइख्तियार होकर रोने लगी। माँ ने मुझे काफी सफाई दी, लेकिन मेरा दिल फिर भी मुतमईन नहीं हुआ। मैं शकी नजरों से उन्हें देखने लगी। खुद को यूं देखते पाकर माँ अपने चेहरे पर आया पसीना साफ करने लगीं, लेकिन उनके हाथों की कपकपी साफ दिखाई दे रही थी। माँ का ऐसा रवैया मुझे हैरानी में डाल रहा था, क्योंकि कल रुखसती के वक्त तो वह बहुत खुश थीं, यहाँ तक कि उन्होंने एक आंसू भी नहीं बहाया था। मैं मजीद माँ से कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक मेरे पति कमल ने जोर से दरवाजा खोला और अंदर आ गए। जैसे ही उनकी नजर माँ पर पड़ी तो वह तेज नजरों से उन्हें देखते हुए पूछने लगे, आप यहाँ सुबह ही सुबह क्यों आई हैं? माँ मेरे पति का सवाल सुनकर घबराई हुई कांपती आवाज में बोली, बस बेटा, अपनी बेटी को देखने चली आई थी। माँ का जवाब सुनकर न जाने मेरे पति ने उन्हें आंखों ही आंखों में ऐसा क्या कहा कि वह तुरंत मेरे बिस्तर से उठ गईं और मुझे गले लगाकर कहने लगी, अब मैं चलती हूँ, 2-4 दिन तक फिर आऊंगी। मुझे माँ और कमल का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यह दोनों आंखों ही आंखों में क्या बातें कर रहे हैं और माँ कमल की इतनी ताबेदारी क्यों कर रही हैं। कहीं माँ भी कमल के साथ मिलकर मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में आने लगे, क्योंकि मैं खामोश होकर इन दोनों की कार्रवाई देख रही थी। माँ के जाते ही दरवाजा बंद करके कमल मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और कुछ दवाएं खिलाने लगे। मैंने बहुत से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और फिर दवाओं में न जाने क्या था कि मेरी आंख लग गई। मैं अभी गहरी नींद में थी कि एक नर्स मेरे कमरे में आई और मुझे उठाने लगी। जैसे ही मेरी आंख खुली तो वह मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगी, जल्दी से उठ जाइए, डॉक्टर साहब आते ही होंगे और उनके आने से पहले मुझे आपको तैयार करना है। उसने अपने हाथ में पकड़ा एक बैग मेज पर रखा और उसमें से एक खूबसूरत फ्रॉक निकालकर मुझे देते हुए बोली, आप ये पहनकर जल्दी से आए ताकि मैं आपका मेकअप कर सकूं। मैं नींद से भरी आंखों के साथ उसे नासमझी से देखने लगी तो वह मुझे झकझोर कर बोली, प्लीज जल्दी करें, हमारे पास वक्त कम है। मुझे एक बार फिर हैरानी का सदमा लगा, क्योंकि एक तो मेरे पति कमरे में नहीं थे और दूसरा इस लड़की का यहाँ होना और ऐसी बातें करना मेरा सर घुमा रहा था। मैं अपनी जगह पर वैसे ही बैठी रही तो वह लड़की जबरदस्ती मुझे उठाकर वॉशरूम तक लाई और मुझे वह फ्रॉक थमाकर वॉशरूम के अंदर धकेलकर दरवाजा बंद कर गई। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा था, इसीलिए मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया और उस लड़की की दी हुई फ्रॉक पहनकर बाहर आ गई। मुझे देखते ही वह मुस्कुराकर बोली, वाह बहुत खूब, जल्दी से आया, मैं आपको तैयार करूं। मैं उसकी किसी बात का जवाब दिए बिना खामोशी से बिस्तर पर बैठ गई। मेरे बैठते ही वह उसी बैग में से मेकअप का सामान निकाल कर लाई और मुझे तैयार करने लगी। उसने एक बड़ा सा आईना मेरे सामने रखा। जैसे ही मेरी नज़र आईने में अपने चेहरे पर पड़ी, मेरे होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। मैं वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी और उस लड़की ने बहुत नफासत से मुझे तैयार किया था। मगर खुद को देखते हुए एक ख्याल से मेरा दिल एक बार फिर सहम गया। आखिर मुझे किसके लिए इतना सजाया जा रहा है? अगर कल मेरा तैयार होना बेकार गया था तो फिर आज दोबारा क्यों ये सब किया जा रहा है? क्या कमल आज भी मुझे बेहोश करना चाहते थे? मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मुझे खबर ही न हुई कि वह लड़की अपना बैग उठाकर कब की जा चुकी थी। मैं यूं ही खामोशी से बिस्तर पर बैठी रही कि रात 8 बजे के करीब मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने आकर धीरे से मुझे हिलाया तो मैं उठ बैठी। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे। उन्होंने मेरा दायां हाथ थामा और अपने होठों से लगाते हुए कहा, शिजा ने वाकई तुम्हें बहुत खूबसूरत तैयार किया है। अब तो अपने दोस्तों के साथ काम करने में और भी मजा आएगा। उनके शब्द और उनका लहजा मुझ पर हैरानी का पहाड़ तोड़ गए। मैं बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। मुझे देखकर वह जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा हूँ। चलो जल्दी से खाना खा लो, क्योंकि फिर तुम्हारे शरीर को बहुत मशक्कत भी तो करनी है ना। ये कहकर उन्होंने खाने की ट्रे मेरे आगे रखी और मुझे खिलाने लगे।
मैं कठपुतली की तरह उनकी हर बात पर अमल करने लगी, जबकि मेरा दिमाग बेशुमार सवालों और उलझनों से फटा जा रहा था। उनकी बातें मुझे परेशान कर रही थीं और उनकी आंखों की चमक से मेरा दिल घबरा रहा था। खाना खाते वक्त उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ भी न कहने दिया, इसलिए जैसे ही खाना खत्म हुआ मैंने जल्दी जल्दी बोलना चाहा, मगर वह तुरंत उठकर बाहर चले गए। जब वह वापस आए तो उनके हाथ में वही कल वाला बॉक्स था जिसमें से उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया था। आज फिर वही इंजेक्शन देकर मेरे होशो हवास उड़ने लगे। मेरे हाथ पांव बेसाख्ता कांपने लगे और मेरे दिल में तुरंत ख्याल आया कि आज फिर मुझे बेहोश करके बेबस किया जाएगा। मैं आज फिर बेहोश नहीं होना चाहती थी, इसीलिए घबराते हुए अपने पति से पूछने लगी, ये आपके हाथ में कैसा इंजेक्शन है? मेरा सवाल सुनते ही वह घबरा गए, मगर फिर हंसते हुए कहने लगे, ये मेरी कामयाबी की कुंजी है। उनके जवाब और अंदाज ने मेरी रूह तक को हिला दिया। मुझे बेइख्तियार उनसे डर लगने लगा। मैंने खुद में हिम्मत जमा करते हुए कहा, मुझे बेहोश करके आपको क्या मिलेगा? मेरा सवाल सुनते ही वह पुरस्रार लहजे में कहने लगे, इससे मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी और वह भी बहुत जल्द। उनका जवाब सुनकर मेरा दिल डूब गया। मैं अभी कुछ और कहने ही वाली थी कि कमल ने जल्दी से आगे बढ़कर वह इंजेक्शन मेरे बाजू में लगा दिया और इस तरह आज फिर मैं बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई। सच्चाई की पूरी तस्वीर। अगले दिन करीब 11 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वही राधा आज भी मेरे कमरे में खड़ी थी, मगर आज उसके साथ मेरे पति भी थे। कमल ने काले रंग की एक थैली उसे दी और कहा, यह लो तुम्हारी उजरत, मगर खबरदार अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया, वरना तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगी। उनकी बात सुनकर वह औरत घबराते हुए कहने लगी, नहीं डॉक्टर साहब, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसकी बात की यकीन दहानी करने के बाद कमल ने उसे बाहर जाने का इशारा किया और फिर वह भी धीरे से कमरे से बाहर निकल गए, मगर बाहर से दरवाजे को ताला लगाना न भूले। मैं साकित नजरों से यह सब कुछ देख रही थी, मगर एक लफ्ज भी न बोली। मेरा सारा शरीर कल की तरह आज भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, जबकि मेरा सर इस खौदर भारी हो रहा था कि मुझसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। और कल की तरह आज भी मेरे शरीर पर रात वाला लिबास नहीं, बल्कि एक दूसरा सूट था। मैं अपनी इस कदर खस्ता और बेबस हालत देखकर बेइख्तियार रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरा शरीर क्यों इस तरह दर्द कर रहा है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरे पति दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। मुझे देखते ही वह मुस्कुराए, मगर मुझे उनकी मुस्कुराहट बिल्कुल जहरीली लगी। मगर मैं खामोश रही, क्योंकि मुझे अब अपने पति का मकसद जानना था। मुझे जिज्ञासा होने लगी थी कि आखिर हर रात मेरे साथ क्या होता है और हर सुबह मेरा शरीर क्यों इस तरह टूटने लगता है। मगर यह सब जानने के लिए मुझे अपनी माँ की मदद की जरूरत थी और दूसरा मुझे कमल का एतमाद हासिल करना था। इसलिए मैंने सवालों के बजाय खामोशी से उनकी हर बात मानने का फैसला किया। इसलिए जैसे ही वह मुस्कुराए, मैंने भी बनावटी मुस्कुराहट दे दी। मुझे यूं मुस्कुराता देखकर उनकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। वह धीरे धीरे मेरे पास आए और अपने हाथ में पकड़ी ट्रे मेरे आगे रखकर मुझे खाना खिलाने लगे। मैं भी मुस्कुराते हुए खामोशी से खाना खाने लगी। खाना खत्म होते ही उन्होंने मुझे दवा दी और दवा खाते ही मैं गहरी नींद सो गई। आज फिर करीब 6 बजे के करीब कल वाली लड़की शिजा आई और मुझे उठाने लगी। आज उसे देखकर मैं हैरान नहीं हुई, क्योंकि मुझे तवक्को थी कि वह आएगी। इसीलिए मैं आराम से उठी और उसका दिया हुआ लिबास पहनने वॉशरूम में चली गई। जैसे ही मैं बाहर निकली, उस लड़की ने मुझे बहुत अच्छा तैयार कर दिया और मेरी तारीफ करके चली गई। अल्लाह ने मुझे खूबसूरती तो वाकई बहुत दी थी और इस मेकअप ने उसमें 4 चांद लगा दिए थे। मैं खुद को आईने में देखते हुए खुश हो रही थी कि कमल कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही जहां मेरी मुस्कुराहट थमी, वहीं उनकी गहरी हो गई। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और दोबारा मुस्कुराने लगी। वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आए और फिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ इंजेक्शन वाला बॉक्स साइड टेबल की दराज में रख दिया। अब वह मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जह थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई और वह मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहने लगे, सोनाली, मेरा मकसद अब मुझसे सिर्फ कुछ दिनों की दूरी पर है। फिर देखना, मुझे अपनी कई सालों की मेहनत का फल मिल जाएगा। मैं वह सब हासिल कर लूंगा जिसके लिए मैं बहुत भटका हूँ, मगर यह सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो रहा है। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वह मुस्कुराते हुए मुझसे यह सब कुछ कहे जा रहे थे, जबकि मैं खामोशी से उन्हें देखते हुए सब कुछ सुन रही थी। मुझे बिल्कुल खामोश देखकर कमल ने मुझे खाना खिलाया और फिर दराज से इंजेक्शन निकाला और धीरे से कहने लगे, इस दर्द के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है। और यह कहकर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। अगले दिन सुबह फिर वही वाकया हुआ। आज फिर वही राधा काली थैली अपने दुपट्टे में छिपाए हमारे कमरे से जा रही थी। मैंने जैसे ही उसे आवाज़ दी, वह जल्दी से बाहर निकल गई, मगर उसके जाते ही माँ अंदर दाखिल हुई। माँ को देखते ही मुझे बहुत हौसला मिला।
मैंने उन्हें तुरंत अपने पास बुलाया और रोते हुए सब कुछ बताने लगी। मैंने उन्हें हर रात इंजेक्शन लगने से लेकर हर सुबह राधा का थैली लेकर जाने तक और हर शाम एक लड़की का आकर मुझे तैयार करने से लेकर सुबह उठते ही मेरे शरीर के हर हिस्से का दर्द करने तक हर चीज़ तफसील से बता दी। मैं जैसे जैसे माँ को बताती गई उनके चेहरे का रंग पीला पड़ता गया। मेरी बात खत्म होने तक माँ को ठंडे पसीने आने लगे थे और जैसे ही मेरी बात मुकम्मल हुई माँ तुरंत कहने लगी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है यह सब तुम्हारे भले के लिए है और खबरदार जो तुमने इस सब का जिक्र भी किसी से किया वरना मुझे अपनी माँ कभी मत कहना। माँ की यह हालत और रवैया देखकर मुझे बहुत सख्त सदमा लगा, क्योंकि मुझे तो लगा था कि वह मेरा साथ देंगी और मुझे सबसे बचाएंगी, मगर उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया था। मैं हैरानी में डूबी उन्हें देखती रही, लेकिन फिर जल्द खुद को संभालते हुए कहने लगी, ठीक है माँ, जैसा आप कहती हैं वैसा ही मैं करूंगी। माँ को तो मैंने मुतमईन करके भेज दिया, मगर अब मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई थी। अब तो मुझे हर हाल में सच जानना था। इसीलिए माँ के जाते ही मैं चुपके से अपने कमरे से निकली और अस्पताल के अंदर चली आई। और फिर किसी की नजरों में आए बिना मैंने फार्मेसी से एक ऐसा इंजेक्शन खरीदा जिसका कोई असर ना हो। वह इंजेक्शन लेकर मैं जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गई। सारा दिन मामूल के मुताबिक ही गुजरा। आज भी मुझे वैसे ही तैयार किया गया था। और फिर रात को जब खाना खिलाने के बाद कमल ने मुझे इंजेक्शन लगाना चाहा तो मैंने जिद कर ली कि मुझे अभी आइसक्रीम खानी है, इसलिए मुझे आइसक्रीम लाकर दी जाए वरना मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। मेरी जिद के आगे हार मानते हुए कमल आइसक्रीम लाने के लिए जैसे ही बाहर निकले मैंने तुरंत वह इंजेक्शन अपने लाए हुए इंजेक्शन से बदल दिया। कुछ देर बाद वह आइसक्रीम लेकर आ गए। मैंने खुशी खुशी आइसक्रीम खाकर इंजेक्शन लगवा लिया और फिर बेहोश होने की अदाकारी करने लगी। जैसे ही कमल को यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ, उन्होंने तुरंत कुछ लोगों को फोन करके अंदर बुला लिया। कुछ ही देर में मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा होने लगे। इतने लोगों के कदमों की आवाजें सुनकर मेरा दिल बंद होने लगा था। जब मुझसे मजीद बर्दाश्त न हुआ तो मैंने झट से अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया, लेकिन कपड़ा हटाते ही सामने का मंजर देखकर मेरी जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, क्योंकि मैंने देखा कि पूरे कमरे में जगह जगह मशीनें पड़ी हुई थीं और मेरे बिस्तर के दोनों तरफ दो नर्सें, जिनमें एक शिजा थी, खड़ी थीं। वह दोनों मेरे शरीर पर मशीनों के तार लगा रही थीं। मेरे पति मेरे पास बिस्तर पर बैठकर मेरे दोनों हाथ थाम कर मुझे देखने लगे, जबकि मेरा पूरा वजूद अभी तक कांप रहा था। मैं हरासां नजरों से उन्हें देखने लगी तो वह मेरी हालत समझते हुए कहने लगे, मुझसे डरो मत सोनाली, मैं तुम्हारा रखवाला हूँ और अब मैं जो भी कहने जा रहा हूँ उस पर यकीन करना। फिर उन्होंने धीरे धीरे वह सच मेरे सामने रखा जिसने मुझे शर्मिंदगी की गहराइयों में धकेल दिया, और साथ ही मुझे अपनी किस्मत पर फख्र भी होने लगा, क्योंकि मुझे ऐसे महान इंसान का साथ मिला था। कमल कहने लगे कि जब मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल की तो मेरे घर वाले मुझ पर शादी का दबाव डालने लगे, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए मैंने अपनी हाउस जॉब शुरू कर दी। एक दिन मैं फेसबुक पर एक तस्वीर देखकर उस लड़की का दीवाना हो गया। मैंने जल्दी से उसकी आईडी खोलकर उसकी रिहाइश मालूम की तो पता चला कि वह दुबई की रहने वाली है। मैंने यह तय कर लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की से। इसलिए मैं कुछ दिनों में दुबई पहुंच गया, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। मायूस होकर मैं वापस हिंदुस्तान आ गया और एक प्राइवेट अस्पताल में सीनियर डॉक्टर की हैसियत से नौकरी शुरू कर दी। एक दिन किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई कि वही लड़की मेरी मरीजा बनकर अपनी माँ और मामा के साथ मेरे अस्पताल आ गई। मैंने जब अच्छे से जांच पड़ताल की तो पता चला कि वह लड़की शुरू से हिंदुस्तान की ही रहने वाली थी। उसने अपनी आईडी पर गलत रिहाइश लिखी थी। फिर जब मैंने उसकी रिपोर्टें देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे लिवर का कैंसर था और यह कैंसर उसके गुर्दों को भी मुतासिर कर चुका था। उसे हर वक्त पूरी देखभाल की जरूरत थी। एक तो मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और दूसरा उसकी संगीन हालत की वजह से मैंने तुरंत उससे शादी कर ली। और उसके इलाज की खातिर मैंने अस्पताल प्रशासन से बात करके उसके लिए अस्पताल के पिछले हिस्से में एक कमरा ले लिया, ताकि हर वक्त उसका इलाज किया जा सके। चूंकि उसकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी, उसके बचने के इम्कानात सिर्फ 10% और मरने के 90% थे। उसे इस मौत से बचाने के लिए उसकी बीमारी को उससे छिपाना जरूरी था। उसे हर वक्त किसी न किसी सोच में उलझाए रखना था। उसे खूब तैयार करवाना था और हर रात उससे ऐसी बातें करनी थीं ताकि उसका मन मशगूल रहे। उसकी माँ ने भी उसकी जिंदगी की खातिर उसे कुछ नहीं बताया था। मैं हर रात उसे बेहोश करके अपने साथी डॉक्टरों और नर्सों के साथ उसका इलाज करता था, क्योंकि अगर वह होश में होती तो उसका शरीर यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। और वह लड़की कोई और नहीं, मेरी पत्नी, मेरी जीवन संगिनी, मेरी सोनाली है। जैसे ही कमल ने मुझे यह सच्चाई बताई, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, शर्मिंदगी के आंसू और शुक्राने के आंसू।
मेरे पति ने मुझे किस कदर चाहा था, लेकिन मैंने उन्हें कितना गलत समझा। जबकि दूसरी तरफ खुदा ने मुझे इतना चाहने वाला, इतना मोहब्बत करने वाला पति दिया था, जो मुझे मौत के मुंह से निकालने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहा था। मैंने अपने पति के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, मगर उन्होंने मेरे हाथ नीचे करके मुझे मोहब्बत से अपने सीने से लगा लिया। उस वक्त मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की महसूस कर रही थी। मैंने उनके सीने से सर निकालकर उन्हें देखते हुए कहा, चलें, अब जल्दी से मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाएं और इलाज शुरू करें, ताकि हम दोनों एक सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी का आगाज कर सकें। मेरी बात सुनकर मेरे पति पूरे दिल से मुस्कुराए और फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया और मेरा इलाज शुरू हो गया। मेरी बेहोशी के बाद क्या हुआ, ये मुझे मालूम नहीं था। जब मैं होश में आई तो मैंने खुद को उसी अस्पताल के कमरे में पाया। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द था और पूरा शरीर थका हुआ महसूस हो रहा था। कमरे में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन मेरे दिमाग में बेशुमार सवालों का शोर मचा हुआ था। मुझे कमल की बातें याद आने लगीं, उनकी फोन कॉल, उनका जुनून भरा लहजा और वह पुरअसरार इंजेक्शन। क्या वह सब कुछ जो मैंने सुना और देखा वह सच था? मैं धीरे से उठी और कमरे के चारों तरफ देखा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और उसे खोलने की कोशिश की, मगर वह बाहर से बंद था। ये देखकर मेरे अंदर डर की लहर दौड़ा गई। मैं घबराहट में दरवाजा पीटने लगी, कोई है? दरवाजा खोलो! मगर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मैं मायूस होकर फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। इसी दौरान अचानक दरवाजा खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई। वह राधा नहीं थी, बल्कि एक अधेड़ उम्र की नर्स थी जिसका नाम परवीन था। उसके चेहरे पर एक गैर मामूली सख्ती थी और उसने मुझे देखते ही कहा, क्या हुआ है? इतनी चीख पुकार क्यों मचा रखी है? मैंने रोते हुए उससे पूछा, यह दरवाजा क्यों बंद है और मेरे पति कहाँ हैं? परवीन ने एक सर्द निगाह मुझ पर डाली और बोली, डॉक्टर कमल आपके पति हैं और नवी बहुत मसरूफ हैं। आप आराम से बैठें और डॉक्टर साहब का इंतजार करें। यह कहकर वह मुझे जबरदस्ती बिस्तर पर बैठा गई और मेरे आगे खाने की ट्रे रखकर चली गई। उसका रवैया इतना बेरहम था कि मुझे लगा कि शायद यह भी इस साजिश में शामिल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। भूख तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मुझे अपनी ताकत बचानी थी ताकि मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर सकूं। मैंने चुपचाप खाना खाया और परवीन के जाने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद कमल कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर थकन और परेशानी के आसार थे, मगर उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराने की कोशिश की। सोनाली, तुम जाग गई? मैंने उनकी तरफ गौर से देखा। उनकी आंखों में वह जुनून नहीं था जो मैंने पहली रात देखा था। मैंने खुद को शांत जाहिर करते हुए पूछा, कमल, मैं यहाँ क्यों हूँ और वो कौन थी जो अभी आई थी? कमल ने तुरंत मेरे हाथ पकड़े और नरम लहजे में कहा, सोनाली मेरी जान, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, बस थोड़ा सब्र करो। वह परवीन है, अस्पताल की सीनियर नर्स। मैंने उसे तुम्हारी देखभाल के लिए रखा है। मैंने सवाल किया, और तुम कहाँ थे? कमल कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, मैं कुछ जरूरी कागजात पर काम कर रहा था। मुझे उनके जवाब पर यकीन नहीं आया। वह झूठ बोल रहे थे, ये बात मुझे साफ महसूस हो रही थी। लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार की क्योंकि मैं उनके अगले कदम का इंतजार कर रही थी। मैंने फैसला किया कि अब मुझे बहादुरी से काम लेना है और हर हालत में उनके राज तक पहुंचना है। इसी वक्त दरवाजा फिर खुला और एक नया किरदार सामने आया। वह कमल का एक करीबी दोस्त था जिसका नाम इरफान था। इरफान ने मुझे देखते ही हंसते हुए कहा, कमल भाई, ये देखो, तुम्हारी नई दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है। कमल के चेहरे पर बेचैनी आ गई और उन्होंने इरफान को खामोश रहने का इशारा किया। इरफान को यह इशारा पसंद नहीं आया। वह गुस्से से कमल से बोला, क्या हुआ है कमल, तुम इस कदर बेचैन क्यों हो? मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा। कमल ने गुस्से में कहा, इरफान, मैं तुम्हें बाद में सब समझाऊंगा, तुम अभी जाओ। इरफान की आंखों में एक शकी चमक थी। ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना कमल, इस लड़की के बारे में कोई राज नहीं छिप सकता। यह कहकर इरफान वहां से चला गया। मैं हैरानी में डूबी बस इरफान को जाती हुई देखती रही। उसकी बातों में कोई राज छिपा था, यह मुझे महसूस हुआ। कमल इरफान से क्या राज छिपा रहे थे और इस राज का मुझसे क्या ताल्लुक था? नए मोड़ और किरदारों की आमद। कमल के जाते ही मैंने अपने होशो हवास जमा किए। मुझे इस राज को हर हाल में खोलना था। मैंने फैसला किया कि अब मैं महज एक बेबस शिकार नहीं बनूंगी। मैंने कमरे का जायजा लेना शुरू किया और देखा कि एक कोने में एक पुरानी अलमारी पड़ी थी। मैंने उस अलमारी को खोलकर देखा। उसमें कुछ पुराने कपड़े और कागजात पड़े थे। इन कागजात में मुझे एक फाइल मिली जिस पर मेरे ही नाम का स्टिकर लगा हुआ था।
मैंने फाइल खोली और अंदर देखने लगी। ये फाइल मेरे मेडिकल रिपोर्टों की थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने रिपोर्टें पढ़ना शुरू की और वहाँ एक खौफनाक सच्चाई का सामना हुआ। मेरी रिपोर्टों में लिखा था कि मुझे लिवर का कैंसर है और यह मेरे गुर्दों को भी मुतासिर कर चुका है। मेरे शरीर में कैंसर आखिरी स्टेज पर था और मेरे बचने के इम्कानात बहुत कम थे। मैंने आंखों पर हाथ रखकर एक जोरदार चीख निकाली, ये झूठ है, ये झूठ है। रिपोर्टें मेरे हाथों से गिर गईं और मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। मैंने कभी इतनी बेबस और लाचार महसूस नहीं की थी। मुझे अचानक सब कुछ समझ आने लगा। कमल की बातें, उनका जुनून, उनका मुझे अस्पताल ले आना, मेरी माँ का रोना, राधा का डर और शिजा का मुझे तैयार करना, ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं था, बल्कि मेरे इलाज का हिस्सा था। कमल मुझे धोखा नहीं दे रहे थे, वह मेरी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। यह एहसास होते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू शर्मिंदगी के थे। शर्मिंदगी इस बात की कि मैंने एक ऐसे शख्स को गलत समझा जो मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे कमल की मोहब्बत का एहसास हुआ। इस शख्स ने न सिर्फ मुझसे शादी की, बल्कि मेरी बीमारी को भी अपना लिया। इसी वक्त दरवाजा खुला और मेरी माँ अंदर दाखिल हुई। वह मुझे रोता देखकर घबरा गईं और मेरे पास आईं। सोनाली, क्या हुआ है? मैंने रोते हुए माँ से कहा। माँ, मैंने सब कुछ जान लिया है, मुझे माफ कर दो। माँ, मैंने कमल को गलत समझा, मैंने आपको गलत समझा। मेरी माँ ने मुझे गले लगाया और कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ, तुम्हें यह सब मालूम नहीं होना चाहिए था। तभी कमल भी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने हमें गले लगे हुए देखा और मेरी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू देखे। वह समझ गए कि मैंने सच जान लिया है। उन्होंने माँ से कहा, अम्मा, अब इसे बताना जरूरी है। माँ ने सर झुकाया और कमल ने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने मेरे सर को सहलाते हुए कहा, सोनाली, तुम मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज हो। मैंने सब कुछ सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए किया। मैंने उनसे कहा, कमल, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने आपको बहुत गलत समझा। कमल ने कहा, बस मेरा साथ दो और खुद पर यकीन रखो। इसी दौरान इरफान दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कुराहट थी। क्या हुआ है कमल? तुम्हारी दुल्हन क्यों रो रही है? क्या इसने तुम पर शक कर लिया? कमल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, इरफान, तुम दोबारा यहाँ क्यों आए हो? इरफान ने एक गहरी सांस ली और कहा, कमल, अब इस लड़की को सच बता दो। अब यह राज छिपाने का कोई फायदा नहीं। यह कहकर इरफान ने एक और खौफनाक राज खोला। सोनाली, तुम जिसे अपना पति समझ रही हो वह कमल नहीं है, बल्कि जलाल है। मोहब्बत का इंकिशाफ और नए सवाल। इरफान की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं हड़बड़ाकर कमल से दूर हो गई। मैंने उनकी तरफ देखा। क्या यह सच है? तुम कमल नहीं, जलाल हो? कमल का चेहरा परेशानी से सफेद पड़ चुका था। उनकी आंखों में गहरे दुख के बादल छा गए थे। वह सर झुकाकर कहने लगे, सोनाली, हाँ, मेरा नाम जलाल है। मेरे दिल का एक हिस्सा कमल पर यकीन करना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा उन्हें शशक्यू की नजरों से देख रहा था। तो फिर कमल कौन है? जलाल ने धीरे से जवाब दिया, कमल मेरा जुड़वां भाई है। हम शक्ल, हम कद और हम दोनों ने डॉक्टर की डिग्री एक साथ हासिल की थी। जब तुम्हें मालूम हुआ कि कैंसर है, तो हमें पता चला कि तुम्हारे खून का ग्रुप बहुत नायाब था। तुम हिंदुस्तान में रहते हुए मुनासिब डोनर की तलाश नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने एक गैर मामूली हल निकाला। जलाल और मैंने एक गैर मुल्की तंजीम के साथ हिस्सेदारी की, जो नायाब खून के ग्रुपों के मरीजों के लिए काम करती है। इस तंजीम का डॉक्टर डेनियल सरबराह था। जलाल ने बताया कि मैं तुम्हें बेहोश करके हर रात तुम्हारा खून निकालता था और इस खून का इस्तेमाल कैंसर की नई दवाओं की तहकीक के लिए किया जाता था। तुम्हारा कैंसर इस कदर बढ़ चुका था कि अब इसे सिर्फ नई टेक्नोलॉजी और दवाओं से ही ठीक किया जा सकता था। तुम्हारा खून एक लैब में भेजा जाता था, जहां एक मखसूस दवा तैयार की जा रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, और इसका कमल से क्या ताल्लुक है? जलाल ने जवाब दिया, कमल, जिसे तुम मेरा भाई समझ रही हो, वह इस सारी साजिश में हमारा साथी था। दरअसल कमल ने मेरे लिए यह सारा इंतजाम किया था। वह मेरी बीमारी से वाकिफ था और वह मुझे इसमें से निकलना चाहता था। लिहाजा उसने अस्पताल के पिछले हिस्से में मुझे एक कमरा दे दिया और मुझे वहां पर रखने की कोशिश करने लगा। कमल को भी तुम्हारे खून की जरूरत थी, क्योंकि वह तुम्हारे खून का इस्तेमाल करके तुम्हारे कैंसर के लिए दवा तैयार कर रहा था। ये सुनकर मेरे जहन में हजारों सवाल उठ खड़े हुए। मैंने जलाल की तरफ देखा और कहा, लेकिन अगर तुम मेरे इलाज के लिए मेरी मदद कर रहे थे, तो यह सारा ड्रामा क्यों? जलाल ने धीरे से कहा, यह ड्रामा इसलिए किया जा रहा था ताकि मैं तुम्हें कैंसर की हकीकत से दूर रख सकूं। अगर तुम्हें इस बीमारी का इल्म हो जाता तो तुम घबरा जाती और तुम्हारी बीमारी मजीद बढ़ा जाती।
इसलिए तुम्हारी माँ और मैं दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि हम इस हकीकत को तुमसे छिपाएंगे। मेरे दिल में शर्मिंदगी और गम के जज्बात एक साथ उभरे। मैंने जलाल को गले लगाया और रोने लगी। मैंने उनसे कहा, जलाल मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत शक किया। जलाल ने मुझे अपने सीने से लगाए रखा और कहा, सोनाली, मुझे इस बात का कोई गैशम नहीं है कि तुमने मुझ पर शक किया, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मेरी हकीकत जान ली। अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने उनसे पूछा, कैसे? जलाल ने कहा, अब हमें कमल को तलाश करना है जो इस वक्त यहाँ से गायब हो चुका है। एक नए सफर का आगाज। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर कमल को तलाश करने का फैसला किया। हमारे पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन हिम्मत और हौसला बहुत था। हमने डॉक्टर डैनियल से भी मुलाकात की, जिसने मुझे एक खाहित दिया जो कमल ने लिखा था। खाटी में कमल ने कहा, सोनाली, मुझे मालूम है कि तुम इस खत को पढ़ोगी तो तुम्हें सब कुछ मालूम हो चुका होगा। मैंने तुम्हारा इलाज करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मुझे एक नई बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। मैंने तुम्हें और जलाल को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे यह फैसला करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी और जलाल की देखभाल करोगी। खाट को पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने खुद को मजीद तन्हा महसूस किया। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, सिवाय इसके कि मैं जलाल के साथ मिलकर अपना इलाज करूं और कमल को तलाश करूं। हम दोनों ने एक नए सफ़र का आगाज किया, एक ऐसा सफ़र जिसमें हमें कमल को तलाश करना था और मुझे अपने इलाज को जारी रखना था। हम दोनों एक दूसरे के लिए एक नई उम्मीद बन चुके थे और मुझे यकीन था कि हमारी मोहब्बत की मदद से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते।